अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं फातिमा तारिक के कलम से तहरीर करदा नावल फिर मैं कमली यार्दी के एपिसोड नंबर 8 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। वह अस्पताल से घर आ चुकी थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे आफंदी साहब के बहुत कहने पर कि वह नीचे ही किसी कमरे में कुछ दिन रहे, पर वह उन्हें टालते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। माहम, किरण, आहिल और समीर चारों उसके आसपास बैठे थे। सानिया बेगम ने उन सब के लिए खाना ऊपर ही भिजवा दिया। तो क्या हो रहा है गाइस? सुफियान कमरे में दाखिल होते हुए बोला। कुछ नहीं सैफी, आ जाओ। आहिल सोफे से खड़ा होकर बोला। मैं तो यहाँ अपनी बहन का हाल पूछने आया हूँ, कैसी हो? वह अबिहा को देखते हुए बोला जो उसके आने पर मोबाइल को चलाने लग गई थी। बेहतर हूँ, वह ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली। सुफियान को बुरा लगा पर वो इग्नोर कर गया। वो पिछले 2 हफ्तों से उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था पर हर दफ़ा नाकाम हो जाता। अबिहा हमेशा उससे बदतमीज़ी करती थी। तुम लोग एंजॉय करो, मुझे ऑफिस जाना है। वो सबको कहता कमरे से बाहर निकल गया। तुम ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करी, वो तुम्हारा भाई है, समीर ने उसे डांटते हुए कहा। अबिहा ने भाई कहने पर उसे घूरा। प्रोफेसर को कुछ पता चला? क्या वो यूं नहीं जा रहे हैं? आज भी उसकी सोचों की लकीर अदील की गिर्द ही घूम रही थी। भैया तुझे नहीं लगता तुझे अब अदील के बारे में सोचना नहीं चाहिए? समीर लंबी सांस लेकर बोला। सैम, तुम मेरे दोस्त हो के दुश्मन? तुम चाहते हो मैं सांस लेना भूल जाऊँ? तुम शायद ये नहीं जानते अबिहा आफंदी ने ज़िंदगी में पहली और आखिरी मोहब्बत की है और तुम चाहते हो मैं भूल जाऊँ? वाह! वो बोलते हुए आखिर में तंज़िया अंदाज में हंसी थी। उसकी हंसी में क्या कुछ ना था। मोहब्बत ऐसे नहीं की जाती, तुम ज़बरदस्ती किसी को हासिल नहीं कर सकती, किरण बोली थी। अबिहा ने उसकी तरफ देखा। अबिहा आफंदी मलिक की डिक्शनरी में मोहब्बत ऐसे ही की जाती है। मेरी डिक्शनरी में मोहब्बत को छीन कर भी पाया जाता है, उसने जुनूनी अंदाज में चिल्ला कर कहा। ये तुम्हारी ज़िद जुनून हो सकता है पर यह मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत छीनना नहीं जानती। हाँ, जुनून में ज़रूर किसी को छीना जा सकता है। समीर भी उसी के अंदाज में चिल्लाया। अगर अदील मेरा जुनून है तो जुनून सही, अगर वो मेरी ज़िद है तो ज़िद ही सही, पर याद रखना वह सिर्फ मेरा है। समीर, तुम समझ नहीं रहे, वो मेरी ज़िंदगी बन चुका है। मैं चाहकर भी उसके ख्यालों से पीछा नहीं छुड़ा सकती। एक दिन सोचा रहने देती हूँ, जाने देती हूँ। खुदा की कसम, ये सोचते एकदम सांस रुकने लगा। मैं भागकर बालकनी में गई। सिर्फ एक ख्याल आया, अगर वो नहीं तो यहाँ से कूद जाऊँ। बोल क्या करती? मैं हाँ बोल कूद जाती वहाँ से। मैं बेबस हूँ, मेरे बस में ही नहीं है। मैं इतनी बुरी हूँ कि दुनिया में कोई एक इंसान नहीं जो मेरा हो, जो मुझे चाहे, जो अबिहा आफंदी समझकर नहीं बल्कि अबिहा समझकर मुझे इज्जत दे। वो बोलते बोलते आखिर में बुरी तरह रो दी। वो चारों उसकी तरफ बढ़े और चुप करवाने की कोशिश की। बाहर दरवाजे के पार खड़े आफंदी साहब ने सब सुन लिया था। वो अपनी आंखें पोंछते वहाँ से निकल गए थे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। जी, आपको किन से मिलना? दोपहर का 1 बज रहा था जब सोबिया बेल बजने पर दरवाज़ा खोलने आई थी। बेटे, आपकी दादी जी से मिलना, आफंदी साहब ने नर्म लहजे में कहा। जी, आ जाएं। सोबिया ने उन्हें अंदर आने का कहा। सानिया भी आफंदी साहब के पीछे पीछे अंदर आई। सोबिया ने उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आई। अस्सलाम वालेकुम। सकीना बेगम सोबिया के बुलाने पर अपने कमरे से बाहर निकलकर उनके पास सोफे पर आकर बैठी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सानिया बेगम ने कहा। सोबिया अंदर किचन से जूस लेने चली गई। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, पर माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं, उन्होंने नासमझी से कहा। हम अबिहा के वालिदैन हैं, आफंदी साहब ने गला खंकार कर कहा। सकीना बेगम को 1 मिनट में सब समझ आ गया। यहाँ आने का मकसद? वो बस इतना ही बोली। यहाँ आने का एक ही मकसद है, मैं चाहता हूँ अदील अबिहा से शादी कर लें, आफंदी साहब ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। मैं जानती हूँ अबिहा बच्ची अदील को बहुत पसंद करती है। मैं खुद भी उसके एक्सीडेंट के बाद उसे देखने जाना चाहती थी पर रुक गई। अदील अबिहा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं ज़बरदस्ती भी कर नहीं सकती क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, वो कभी ज़बरदस्ती से किए गए फैसले को कबूल नहीं करेगा। सकीना बेगम ने सहूलत से इनकार करना चाहा। आफंदी साहब को अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई महसूस हुई। उनकी नज़रों के सामने अबिहा का मुरझाया चेहरा आया। कभी कभी हम माँ बाप को बच्चों की ज़िंदगी की खातिर किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़ जाता है। सकीना जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपनी बेटी की खुशियाँ मांगता हूँ। आप प्लीज़ अदील को मना लें। उसे अपनी आंखों से तड़पते हुए देखा, वो मर जाएंगी। वो हाथ जोड़ते हुए बोल रहे थे। उनके लहजे में आफंदी मलिक नहीं था, एक बेटी का मजबूर बाप था जो अपनी बच्ची के लिए खुशियों की भीख मांग रहा था, पर वो नहीं जानता था भीख में कभी खुशियाँ नहीं मिलती। भीख में खैरात तो मिल सकती है पर खुशियाँ नहीं, किसी की मोहब्बत नहीं। सकीना बेगम की आंखें भीग गईं। अंदर किचन से जूस लेकर उनके सामने टेबल पर रखकर सोबिया वापस मुड़ गई। मैं ज़रूर उसे मना लेती पर अब यह नामुमकिन है, सकीना बेगम ने आंख का किनारा साफ करते हुए कहा। क्यों? सानिया बेगम ने बेख्तियार बोली। क्योंकि 2 हफ्ते पहले उसकी मंगनी अरूज से हो गई है और 1.5 महीने बाद शादी है। सकीना बेगम की इस बात ने उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया।
अफंदी साहब बिना कुछ बोले उठे और शिकस्ता कदमों से बाहर निकल गए। सानिया बेगम खुदा हाफिज कहती उनके पीछे आ गई। वो घर पहुंचे तो हॉल में सोफे पर अबिहा बैठी हुई थी। वो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। क्या कहा उन्होंने? उन दोनों को देखकर वो फ़ौरन बोली। एक उम्मीद के साथ वो उन दोनों को देख रही थी। अफंदी साहब को बहुत मुश्किल हुई बोलने में। अदील की मंगनी 2 हफ्ते पहले किसी अरूज नामी लड़की से हुई है। अफंदी साहब बोलकर बिना उसके साकित चेहरे की तरफ देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सानिया बेगम भी उन्हीं के पीछे चल दी। वो वही सोफे पर बैठ गई। उसके दिमाग में अफंदी साहब के कहे गए अल्फाज गूंज रहे थे। तो अबिहा अफंदी, उसने तुम्हें ठुकराकर एक ऐसी लड़की को अपनाया जो तुमसे 10 दर्जे नीचे हैं। उसने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा कर उस अरूज को अपना लिया। वो बेमकसद एक नुक्ते को घूरते हुए खुद से बड़बड़ाई और उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती वो अपने कमरे में आई और वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोने लगी। अपनी किस्मत को कोसती वो रो रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। 1 हफ्ते बाद। ये क्या बकवास है? वो नहाकर कमरे में आया। जब नज़र मोबाइल पर होने वाली बीप पर पड़ी, उसने तौलिया सोफे पर फेंक कर मोबाइल पकड़कर आने वाला मैसेज पढ़ा। पढ़ते उसका गुस्सा सवानीसे पर चढ़ गया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, सिर्फ इतना ही लिखा था। अदील ने उसका नंबर मिलाया। आगे से बेल जा रही थी पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने दोबारा कोशिश की। तीसरी बेल पर उसने कॉल काट दी। अदील गुस्से से मोबाइल फेंकने वाला था कि एक मरतबा फिर से मैसेज आया। वह रुक गया और मोबाइल की स्क्रीन को ऑन किया। अरूज का ही मैसेज था। ये मेरा आखिरी मैसेज है। मैं ये नंबर बंद करने वाली हूँ और इस शहर को हमेशा हमेशा छोड़कर जा रही हूँ। अफंदी मलिक ने मुझे और मेरी माँ को मारने की धमकी दी, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। मैसेज पढ़ते ही अदील का गुस्सा बढ़ा। मोबाइल को जेब में डालकर वो कमरे से निकला और बाहर की तरफ बढ़ा। अदील पुत्र, कहाँ जा रहे? सकीना बेगम जो कि सहन में बैठी हुई थी, अदील को यूं उजलत में जाते देखकर पूछ बैठी। किसी का कत्ल करने। वह हेलमेट पहनते बुड़बुड़ाया था और अगले ही पल मोटरसाइकिल बाहर निकाली। सकीना बेगम हैरानगी से उसे यूं जाते हुए देखती रह गई। अगले आधे घंटे में वह अफंदी विला के बाहर खड़ा था। गार्ड के मना करने के बावजूद वह अंदर घुस आया। अफंदी साहब इतना शोर सुनकर स्टडी रूम से बाहर आए। आज तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑफिस नहीं जा सके। सुफियान अकेला ऑफिस गया हुआ था। अफंदी मलिक, वो हॉल में घुसते ही जोर से चिल्लाया। सामने से आते अफंदी मलिक को देखकर वह एक पल में उन तक पहुंचा। स्टडी में चलो, वहाँ बात होगी। वो जानते थे वो क्या बात करने आए, इसलिए होले से बोले और पलट कर स्टडी में चले गए। ना चाहते हुए भी अदील को उनके पीछे जाना पड़ा। अपनी औकात दिखा दी ना अरूज को धमकी देकर, इस शहर से निकलवा दिया। पर याद रखना, मैं अदील हूँ। मुझे धमकाकर अपनी आवारा बेटी के साथ शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो टेबल पर पड़े पेपर वेट को पकड़कर सामने दीवार पर मारते हुए बोले। तुम्हें लगता है मैंने उसे धमकी दी? शायद तुम अपनी लालची मंगेतर को जानते नहीं हो। अफंदी साहब तंजिया अंदाज में बोले। ज़बान संभाल कर। वो उंगली उठाकर बोला। तुम ये देखो, फिर खुद ही फैसला कर लेना तुम्हें क्या करना है। अफंदी मलिक ने अपना मोबाइल ऑन किया और एक वीडियो खोलकर उसे दिखाई। अदील ने हैरानगी से मोबाइल को पकड़ा। वीडियो में एक टेबल के गिर्द अफंदी मलिक और अरूज बैठी हुई थी। तो मलिक साहब, अगर आप सच में चाहते हैं मैं अदील का पीछा छोड़ दूं और आपकी बेटी उससे शादी करे तो मेरी कुछ शराइत मानने। वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोली। कैसी शराइत? अब अफंदी साहब की आवाज़ गूंजी। एक 10 मरले का फुल डिज़ाइनर घर और 50 लाख रुपए। वो बालों को झटक कर बोली। अदील को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वीडियो में बोलने वाली अरूज ही है। ठीक है, तो कल ही तुम यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। रात तक घर और पेपर से पैसे मिल जाएंगे। अफंदी मलिक ने कहा। अदील को लगा उसे बेचा गया। ठीक है, अरूज की आवाज़ गूंजी और वही वीडियो बंद हो गई। वाह, बहुत ही अच्छे। वह तालियां बजाते हुए बोला। मिस्टर अफंदी मलिक, मेरी बोली लगाई है ना, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा और वो भी इसी हफ्ते को 3 दिन है। जितनी तैयारी करनी है कर लें। वो बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। अफंदी मलिक अभी तक हैरानी में थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो मान गया। उन्हें लगा वीडियो देखकर वो चला जाएगा, पर जो भी हुआ वो खुश थे। वो चलता हुआ बाहर आया। जब गार्डन में नाइट सूट, पाँव में स्लीपर डाले अबिहा वॉक कर रही थी। वो जानती थी अदील आया हुआ है। वो उसकी आवाज़ सुन चुकी थी, इसलिए वह बाहर आई थी। वो चलता हुआ उसके करीब आया। अबिहा को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया कि वो उसके सामने है। बहुत शौक है ना मुझसे शादी करने का मिस अबिहा, तो तैयारी कर लो अपने बाप के बड़े बंगले को छोड़ने की। मुझसे शादी करके तुम पछताई ना तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम ना बनाई तो मैं अदील इम्तियाज़ नहीं। तुम्हें अपनी मोहब्बत से नफरत ना करवा दी तो मेरा नाम बदल देना। वो उसे पकड़ कर बोला। उसके यूँ पकड़ने पर उसे दर्द हुआ, पर वह सब बर्दाश्त कर गई। उसे तो अपने कानों में पड़ने वाले अल्फाज पर ही यकीन नहीं आ रहा था। वो सच में उससे शादी करने वाला था। वो उसे छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ा और वह हैरानगी से उसे जाते हुए देखती रह गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अदील के इतने अचानक फैसले पर दोनों घरानों में शादी की तैयारियां होने लगीं। उन्हीं तैयारियों में निकाह का दिन भी आ गया। वो उस वक्त अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा वेस्ट कोट के बटन बंद कर रहा था। उन 2 दिनों में वह सब सोच चुका था।
वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। बाहर घर वाले और कुछ रिश्तेदार तैयार खड़े थे। वो बेतासुर चेहरा लेकर उनके सामने आए। जो छोटी मोटी रस्में थी वो सब अदा की गई और सब गाड़ी में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ अबीहा को पॉला वाली तैयार करके जा चुकी थी। वो खूबसूरत लाल लहंगे में दिल को छू जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। अपनी मोहब्बत को पा लेने की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छाई थी। वाह बिया, कितनी प्यारी लग रही हो, माँ उसे सर से पाँव तक देखते हुए बोली। अबीहा, आई विल मिस यू, किरण हम लहजे में बोलकर उसके गले लगी। वो हल्का सा हंसी। मैं कौन सा दूसरे मुल्क जा रही हूँ, इसी शहर में हूँ, जब चाहे मिलने आ जाना, वो मुस्कुरा कर बोली। पर वहाँ हम ऐसे तो नहीं आ सकेंगे, कहीं प्रोफेसर जी को बुरा ना लग जाए, माँ हम मुँह बनाकर बोली। मैं बोल रही हूँ ना आ जाना, अब ड्रामे बंद करो और अच्छी से तस्वीर लो, इंस्टा पर लगानी है। वो अपना मोबाइल माहम को पकड़ाते हुए बोली। माहम ने उसकी बहुत सारी तस्वीर खींची। तभी नीचे बारात आने का शोर हुआ। अबीहा का दिल एकदम से धड़का। कुछ देर बाद निकाह के लिए आफंदी साहब और सुफियान मौलवी के साथ उसके कमरे में दाखिल हुए। वो बेड पर बैठी हुई थी। अबीहा बेटे, अगर इजाज़त हो तो निकाह शुरू किया जाए, आफंदी मलिक ने पूछा। उसने हल्के से सर हिलाया। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। वो खोई हुई थी जब मौलवी ने कहा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका निकाह जी कबूल है। उसने होले से कहा। मौलवी ने 2 दफ़ा मजीद यही सवाल किया। उसने फिर वही कलमात अदा किए। निकाह नामे पर साइन करते वक्त वो जो एक नडर, खुद एतमाद और बेखौफ लड़की थी, उसके भी हाथ लर्जे थे। अपने आप को किसी और के नाम करना आसान नहीं होता। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। आफंदी मलिक ने आगे बढ़कर उसके सर पर बोसा देते हुए कहा और अपनी आंखें पोंछी। आज शायद पहली दफ़ा उन्होंने उसे यूँ दुआ दी थी। अबीहा की भी आंखें भीग गईं। सब बाहर चले गए। अदील से निकाह पढ़वाया गया। निकाह के बाद खाना लगाया गया। सब अपनी अपनी जगह से उठकर खाना खाने लगे। वो वहीं सर्द तासुरात लिए स्टेज पर बैठा हुआ था। दादी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। यह हमना और उस्मान पता नहीं कहाँ है, मैं उन्हें भी देख लूँ। ज़ोबिया अपनी जगह से उठी और घर के अंदर की तरफ बढ़ी। उसने सोचा पहले हमना और उस्मान को ढूंढ ले। अपना दुपट्टा सर पर ठीक से लेती हॉल में आई। इतने बड़े घर को देखकर वो कंफ्यूज सी हुई कि किस तरफ जाए। काफ़ी मेहमान अंदर भी बैठे हुए थे। उनकी लिबास और बेतकल्लुफ़ी देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हुई और वापसी के लिए मुड़ी। चलते चलते एकदम से उसके पाँव रुके, जैसे उन्होंने चलने से इनकार कर दिया हो। वो हैरानगी से सामने से आते शख्स को देख रही थी। ये यहाँ कैसे हो सकता है? बहुत से सवाल उसके दिमाग में चलने लगे। इससे पहले कि वो शख्स उसकी तरफ देखता, उसने झट से चेहरा मोड़ लिया। अपनी आंखों में आए आंसुओं को उसने बेदर्दी से साफ किया और थोड़ी देर बाद मुड़कर देखा तो वो अब वहाँ नहीं था। उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। वो बाहर आई और सकीना बेगम के लिए खाना निकाला और वहीं रखी टेबल की तरफ आई जहाँ सकीना बेगम बैठी हुई थी। हमना मिली? सकीना बेगम ने पूछा। उसने नाम में सर हिला दिया। अभी फ़िलहाल उसका जहन तारीख हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जिसे देखा शायद वो उस शख्स को ज़िंदगी में कभी नहीं देखना चाहती थी। हेलो ब्यूटीफुल। हमना गार्डन में एक तरफ लगे बेइंतहा खूबसूरत फूल को देख रही थी जब पीछे से ज़मीर की आवाज़ आई। इतने दिनों के बाद उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए उसका दिल रुका। उसने फूलों से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम। वो बोली तो समीर को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। सॉरी, आइंदा सलामी करूँगा, वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छी लग रही हो। हमना फूलों को छू रही थी जब समीर की मध्यम सी आवाज़ आई। उसे यह माहौल और खूबसूरत लगने लगा। वो खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। शुक्रिया, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। एक तस्वीर लें? समीर ने मोबाइल निकाल कर कहा। हमना ने आसपास देखा। वह इनकार करना चाहती थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। हमना अभी? समीर अभी तस्वीर लेने ही लगा था कि उस्मान की आवाज़ आई। उफ़, समीर ने गुस्से से कहकर मोबाइल बंद कर दिया। हमना हंस दी। समीर ने उसे घूरा। तब तक उस्मान उन तक पहुंच चुका था। वो उसे सकीना बेगम का पैगाम सुनाकर उसे साथ ले गया। समीर हाथ मलता दूर खड़े आहिल के पास चला आया। थोड़ी देर बाद अबीहा को माहम और किरण दोनों स्टेज की तरफ लेकर आईं। अदील की नज़र उसकी तरफ उठी थी। तभी अबीहा ने भी उसकी तरफ देखा। अदील ने नफरत से अब नजरें फेर लीं। अबीहा को अपना दिल करता सा महसूस हुआ। एकदम से फीका फीका सा लगने लगा। वो जान गई कि ज़िंदगी का ये सफ़र सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरा होने वाला है। पर शायद वो अपने आप को पहले से ही तैयार करके लाई थी। कदम कदम उठाती वो स्टेज पर पहुंची। न चाहते हुए भी अदील ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे ख्वाब समझकर अबीहा ने पकड़ा। दोनों स्टेज पर एक दूसरे के साथ खड़े थे। वो दोनों चांद सूरज सी जोड़ी लग रहे थे। काफ़ी लोगों ने रश्क की नज़र से उन दोनों की तरफ देखा तो कई नज़रों में हसद भरा पड़ा था। दूर खड़ा फैज़ान दोनों को नफरत की निगाह से देख रहा था। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो उसने अबीहा के लिए रिश्ता भेजा था जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया था। और कोई ना सही पर अतिया ज़रूर अबीहा की शादी से खुश थी। वो अब फैज़ान के आगे पीछे हो रही थी। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर उठा। बाप की दुआओं के साए तले वो इस घर से रुखसत हुई। सिर्फ एक कसक सी रह गई कि उसकी शादी में उसकी माँ शामिल न थी। उसने उन्हें फ़ोन करके काफ़ी बार आने का बोला पर वह हर बार इनकार कर देती। और कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि उसकी माँ ने खुला के कागजात भेजे हैं। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। उसका इस्तकबाल पुरजोश अंदाज में किया गया। हॉल में रखे सोफे पर बिठाकर थोड़ी बहुत रस्में अदा की। कुछ मेहमान तो वहीं से अपने घर को रवाना हो गए और कुछ उनके साथ घर आ गए। माशाल्लाह सकीना भी बहू तो बहुत खूबसूरत है, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। इम्तियाज़ भाई जिंदा होते तो आज अपने बेटे के सर पर सजे चेहरे को देखकर बहुत खुश होते। रक्षंदा बेगम ने अबीहा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा,
फुप्पो ये लें चाय। सोबिया ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। वो चाय पकड़कर सकीना बेगम के साथ बैठ गई। भाभी आप चाय पिएंगी? सोबिया बबीहा के करीब झुककर होले से बोली। उसने नामे सर हिला दिया। दिल घर पहुंचते ही काम का बहाना बनाकर बाइक लेकर चला गया। हम ना सोबिया अबीहा को ऊपर कमरे में छोड़ा। बच्ची थक चुकी होगी, सकीना बेगम ने अबीहा के चेहरे पर थकान महसूस करते हुए कहा। वो सुबह से इस भारी ड्रेस को संभालते संभालते थक चुकी थी। कभी इतने भारी कपड़े पहने जो नहीं थे। वो दोनों उसे लेकर अदील के कमरे में आई और उसे बेड पर बिठाकर चली गई। उनके जाने के बाद अबीहा ने बेड की बैक से टेक लगाई और खुद को पुरसकून किया। वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। रात की करीब 12 बजे उसकी आंख खुली। खुद को किसी दूसरे के कमरे में पाकर कुछ पल में उसे याद आया कि उसकी शादी हो गई। अपने आसपास देखा तो कमरा मुकम्मल खाली था। नजर सामने घड़ी पर गई। वो 12 का हिंसा बता रही थी। वह बेड से उतरी और लहंगा संभालकर खिड़की के सामने गई। हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो बाहर अंधेरा था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो यूं ही देख रही थी। जब दरवाज़ा खुला और अदील अंदर दाखिल हुआ तो अबीहा ने मुड़कर देखा। अदील का दिमाग उसे देखकर भग से उड़ा। वो चलता हुआ उसके करीब आया। आप इतनी देर से कहाँ थे? वो हिम्मत करके बोली, क्योंकि उसे अदील की लाल अंगारा बरसाती नजरों से खौफ से महसूस हो रहा था। मैं अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने गया था। सोचा कितनी मेहनत से बेचारी ने अपनी मोहब्बत को पाया, तो क्यों ना उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊं। उसके चेहरे पर गिरी बालों की हल्की सी लट को उसके कान के पीछे करते बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में बोला। अबीहा को उसका यूं शीरी लहजा कुछ गड़बड़ का एहसास दिला रहा था। कैसा गिफ्ट? वो उसकी आंखों में देखकर बोली। डरना तो उसने सीखा ही नहीं था। वो लोगों को डराती थी। उसने सोचा अगर उसके सामने घबराई तो वो उसे और ज़्यादा डराएगा। सोई ठाट ऐसे नहीं, पहले तुम्हारे हुस्न की तारीफ़ें तो कर लूँ। आखिर को इतना पैसा लगाया, ये लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप, लाखों खर्च करके आई हो तो थोड़ी तारीफ़ तो बनती है। नुमानी के मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला। अबीहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी। वह हैरानगी से उसे देख रही थी। जब किसी चीज़ के जलने की बू आई, उसने एकदम इधर उधर देखा। जब उसकी नज़र अपने चलते हुए दुपट्टे पर पड़ी, जो कि तब से अदील बातें करते करते लाइटर से जला रहा था। आह अदील, ये क्या किया? उसे धक्का देकर अपने सर पर लगे दुपट्टे को उतारने की कोशिश कर रही थी, जो कि पिंस की वजह से उतरना मुश्किल हो रहा था। हाँ। वो पागलों की तरह हंस रहा था और अबीहा ने बहुत ही मुश्किल से वो दुपट्टा उतारा। इस चक्कर में उसके हाथ की हथेली भी जल गई। दुपट्टा नीचे गिराकर उसने जल्दी से जग से पानी उस पर डाला। आग बुझी तो उसने गुस्से से अदील की तरफ देखा। आपका दिमाग खराब है? मैं जल सकती थी। वो चिल्लाई थी। अपनी आवाज़ को नीची रखो। घर मेहमानों से भरा हुआ है। मैं लिहाज नहीं करूँगा। शादी की पहली रात हाथ पकड़कर घर से निकाल दूंगा, फिर देती रहना लोगों को जवाब। वो गुस्से से उसकी कलाइयाँ पकड़कर बोला। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी लाल कांच की चूड़ियाँ, जो उसने बहुत चाव से पहनी थी, आधी टूटकर ज़मीन पर बिखरी। अबीहा ने नम आंखों से उसे देखा, जो आंखों में नफरत लिए उसे घूर रहा था। उसकी पलकों की बाढ़ से कई आंसू गाल पर बहे। ना अबीहा मैडम, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी रोना नहीं। अभी तो मैडम इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तुम जैसी लड़की की वजह से जितना मैंने सहा है, उन पलों का हिसाब तो सूद समेत वापस लूँगा। और अभी तो शुरुआत है। अब जो मैं करूँगा वो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसने उसकी गाल से आंसू गाल उंगली के बोर पर चुनकर तंजिया लहजे में कहा। अबीहा एकदम डर गई। अब वो क्या करने वाला है। तभी एकदम से अदील ने उसे बेड पर धक्का दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो एकदम खौफ के मारे बोली। बड़ा शौक था ना मेरी बीवी बनने का, तुम्हारी वजह से यूनी में मुझे गलत बोला जाता रहा। अरूज ने मुझे छोड़ दिया। जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दिया। वो उस पर झुकते हुए बोल रहा था। उसके लहजे में वाज़ेह नफरत, गम, गुस्सा था। अबीहा को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। पीछे हटे उसने उसे हटाने की कोशिश की, पर वो उस पर झुकता चला गया। लाख मिन्नतों, कोशिशों और वास्तों की उसे रहम न आया। वो अपना गुस्सा दिखा रहा था। सुबह की अजान की आवाज़ अबीहा के कानों में पड़ी। वो तो पिछले 2 घंटों से घुटनों में सर दिए रोए जा रही थी। उसे ये सब बिल्कुल नहीं सोचा था। उसने सोचा था कि वो उसे जाकर मना लेगी, पर शायद उसकी मोहब्बत से ज़्यादा गहरी नफरत अदील करता था, जिसका नमूना वो कुछ देर पहले देख चुकी थी। उसकी नज़र अपने जले दुपट्टे पर पड़ी। उसे लगा वो खुद उस दुपट्टे में जल रही है। वो उठी और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई तो नज़र सामने बेड पर बेखबर सोए अदील पर पड़ी। उसने अलमारी खोली तो सामने कुछ कपड़े सिलाए हुए पड़े थे। वहीं से उसने एक दुपट्टा निकाला और नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लिया। पास ही एक तरफ जाए नमाज रखा था। उसने एक तरफ जाए नमाज बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी वो कितनी देर बाद आज अपने रब के हजूर खड़ी हुई थी। वह नमाज अदा करके उसने दुआ के लिए हाथ उठाया तो बेख्तियार आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए। वो कितनी ही देर बेआवाज़ रोती रही। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना, मैं सब ठीक कर सकूं। वो बस इतना ही बोली और हाथ चेहरे के गिर्द फेरे। कभी कभी लफ्ज़ों से ज़्यादा आंसू बोलते हैं, और अल्लाह पाक तो हमें अंदर बाहर से जानता है। उसके सामने रोने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है। दूसरों के सामने रोने से बेहतर है अपने रब के सामने रो लो। वो तुम्हें हालात से लड़ने की हिम्मत भी देगा। जहाँ नमाज को फोल्ड करती उसकी जगह पर रखकर मुड़ी और ज़मीन पर जले दुपट्टे को उठाया। उसने उसे एक शॉपर में डालकर अलमारी के ऊंचे खाने में रख दिया और वहाँ की जगह भी साफ़ कर दी, ताकि सुबह अगर कोई अंदर आए तो ये सब ना देखे। वो अपनी चीज़ें संभाल कर बेड के एक तरफ आकर लेटी और बेमकसद लैंप को देखने लगी।
कुछ सोचकर उसने करवट ली। उसकी नज़र अदील पर पड़ी। वो कई पल उसे देखती रही। यही एक वाहिद शख्स था जिसे उसने चाहा था। ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की, वो भी उस शख्स से जो उससे नफरत करता है। वो यूं ही उसे देखती नींद की वादियों में चली गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो सो रही थी जब कमरे में होने वाली खटपट की वजह से उसकी आंख खुल गई। सामने देखा तो वाइट कमीज शलवार में वो तैयार हो रहा था। तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो दिन चढ़े तक सोती रहोगी? उठो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सौतेले भाई के हाथों नाश्ता भेजा। तैयार होकर नीचे चलो। वो अपने बालों को ड्रायर से ड्राई करते हुए तंजिया लहजे में बोल रहा था। अभी यह इतनी बातें सुनकर बेड से नीचे उतरी और ट्रॉली से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। रुको, अदील ड्रायर बंद करते हुए बोला। वो मुड़ी। ये बेखैर तुम्हारा लिबास अपने बाप के घर तो पहनती थी, मेरे घर नहीं चलेगा। उसके हाथों से पैंट शर्ट खींचते हुए बोला पर मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अभी ने उसके हाथ से कपड़े लेने जाए। एक बार बात समझ में नहीं आती? तुम्हारे बाप ने शायद तुम पर तवज्जो नहीं दी, तभी इतनी ढीठ बन गई हो। वो उसके कपड़े बेड पर फेंकते हुए बोला। अभी उसके बार बार इंसल्ट करने पर चेहरा मोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ी और वहां से कमीज शलवार और दुपट्टा निकालकर बिना उसे देखे बिना वॉशरूम में घुस गई। हाँ, तुम्हारी सारी अकड़ ना निकाल दी तो मैं अदील ही। अभी अफंदी, तुम खुद मुझसे तलाक की भीख मांगोगी। वो अपने बालों को ब्रश करके कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद अबीहा ब्लैक कमीज शलवार और खूबसूरत रेड दुपट्टा लिया, हल्का सा मेकअप किए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर नीचे आई। वो किसी को अपने अंदर की तोड़फोड़ दिखाना नहीं चाहती थी। सामने सुफियान के साथ समीर, माहम और किरण आए थे। वो सबसे खुशी से मिली और उनके लिए सोफे पर बैठकर बातें करने लगी। मैं 1 मिनट में आया। सुफियान मोबाइल पर नंबर मिलाकर उन सबको कहता बाहर गार्डन में चला गया, क्योंकि अंदर सिग्नल बहुत वीक थे। नीली, तुम ये बर्तन अंदर लेकर चलो, भाभी लोगों ने नाश्ता करना है। वो वहाँ पर धुले बर्तनों को एक टोकरी में डालते हुए बोल रही थी। नीली सब उठाकर अंदर की तरफ चल दी। सुफियान जो बाहर कॉल करने आया था, किसी की खूबसूरत आवाज़ सुनकर पल भर को ठहरा। उसकी टांगों ने जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इतने सालों बाद की आवाज़ सुनकर वो चौंका था। तभी सोबिया पलटी। उसकी नजरें सामने खड़े सुफियान पर पड़ी। सुफियान के हाथ से फ़ोन गिर गया। सोबी? उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, यूं जैसे उसकी ज़बान ने बोलने से इनकार कर दिया था। सोबिया किचन कुछ ही पल में संभली और बिना उसकी तरफ देखे वहां से चली गई। सुफियान ने कई पल खुद को ये यकीन दिलवाने में गुजार दिए कि जो उसके सामने खड़ी थी वो कोई और नहीं, सोबिया थी, उसकी सोबी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।